एक ऐसी फैमिली जो छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र के बीचों बीच जाती है कि तभी अचानक से समुद्र का पानी गायब हो जाता है और पानी में रहने वाले सभी जीव समुद्र की खाली और वीरान जमीन पर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये चीज आपको कितना ज्यादा डरा सकती है। और आखिर जो समुद्र का पानी गायब हुआ है वो कहाँ चला गया और क्या फिर से इस समुद्र में पानी वापस आ पाएगा या नहीं? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक बोट से होती है जिसमें एक फैमिली अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही होती है। इस फैमिली में 4 लोग हैं, टॉम, जूलियन, कैसी और बेन। बेन को फिशिंग करना बहुत पसंद है, इसीलिए टॉम उसे फिशिंग करना सिखा रहा था। इधर कैसी हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है। उसी दौरान जूलियन उनमें से किसी को बिना बताए पानी में स्विमिंग करने चली जाती है। स्विमिंग करते करते जूलियन बोट से काफी दूर निकल जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो उसे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। जूलियन ये देखकर काफी घबरा जाती है और टॉम को हेल्प के लिए आवाज देने लगती है। इधर टॉम अपने बेटे बेन को अभी भी फिशिंग करना सिखा रहा था। दरअसल जूलियन की आवाज टॉम तक पहुंच ही नहीं पा रही थी क्योंकि टॉम बोट के अगले हिस्से पर था। इधर जूलियन को पानी लगातार अंदर खींचते ही जा रहा था। बेसिकली कैसी बोट के पिछले हिस्से पर थी, बट हेडफोन लगाने की वजह से उसे जूलियन की आवाज सुनाई नहीं देती। जूलियन के लगातार चिल्लाने पर फाइनली टॉम को आवाज सुनाई देती है तो टॉम बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है और जूलियन को पानी में से निकालकर बोट पर ले आता है। जूलियन टॉम को बताती है कि मैं लहरों में फंस गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे लगा कि मैं आज मर जाऊंगी। टॉम कहता है कि मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ, स्विमिंग करने से पहले सबको बताकर जाना। खैर उसी रात बेन का बर्थडे था तो वो सब लोग मिलकर उसे विश करते हैं और साथ ही में अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देते हैं। यादगार के लिए ये सब एक फैमिली फोटो भी खींचते हैं। फोटो के खींचते ही कैसी के बॉयफ्रेंड एडम का फोन आता है और एडम बेन को बर्थडे विश करता है। कैसी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ एडम। एडम कहता है कि तुम लोग सैटरडे को वापस लौट रहे हो ना, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम पार्टी में नहीं आए तो। तुम देख रहे हो मेरे पीछे कितना सुंदर नजारा है। कैसी कहती है कि मैंने ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा। कैसी के ऐसा कहते ही नेटवर्क कट जाते हैं। कैसी इस मौसम की बात अपने डैड को बताती है। तभी पानी में कुछ हलचल होती है। ये लोग देखते हैं कि बोट के चारों तरफ बहुत सारी व्हेल मछलियां हैं। टॉम कहता है कि जरूर ये तूफान के आने का संकेत है क्योंकि व्हेल्स और शार्क तभी ऐसा करती हैं जब उन्हें लहरों का अंदाजा नहीं हो पाता। तभी एक बड़ी सी व्हेल बोट के निचले हिस्से से टकराती है। फिर टॉम चेक करने के लिए पानी में नीचे उतरता है ताकि वह पता कर सके कि कहीं बोट नीचे से डैमेज तो नहीं हुई है। लेकिन वह ऊपर आता है तो उसके कंधे पर चोट लग जाती है। जूलियन पूछती है कि नीचे क्या हुआ था। टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन कुछ बड़ा था, बहुत बड़ा, और उसी की वजह से स्टार्टअप बंद हो चुकी है और एक प्रोपेलर भी टूट चुका है, इसीलिए हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें हेल्प की जरूरत है। कैसी ये सुनकर बोट के ऊपर चढ़ जाती है और नेटवर्क कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इधर जूलियन भी मदद के लिए फोन करती है बट नेटवर्क न आने की वजह से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। टॉम जूलियन से कहता है कि देखो हमारे पास 26 गैलन पानी है और कम से कम 4 दिन का खाना। जूलियन कहती है कि अब क्या होगा टॉम? अब ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो आसमान से धरती पर छोटे छोटे आग के गोले गिर रहे होते हैं। इन आग के गोलों को देख टॉम अपने बोट की स्पीड बढ़ा देता है। तभी उनसे कुछ ही दूरी पर एक और आग का गोला गिरता है। टॉम कहता है कि देखो तुम सब लोग अंदर जाओ और सारे खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लो, शायद तूफान आने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक भयानक तूफान आता है जिसकी वजह से इन लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और देखते ही देखते ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो समुद्र का पानी पूरी तरह से सूख चुका था और चारों तरफ सिर्फ खाली पड़ी बंजर जमीन थी। ये देख वो चारों हक्के चक्के रह गए। टॉम मैप और कंपास के जरिए इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। टॉम कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, नॉर्थ वहाँ नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था, नॉर्थ की तरफ साउथ दिखा रहा है और साउथ की तरफ नॉर्थ, जैसे पोल्स रिवर्स हो गए हैं। जूलियन कहती है क्या ये मुमकिन है? टॉम कहता है हाँ, पिछली बार ये घटना 7 लाख साल पहले हुई थी। कैसी कहती है इसका मतलब समुद्र गायब हो गया। टॉम कहता है शायद जहाँ जमीन थी वहाँ अब समुद्र पहुंच चुका है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। कैसी कहती है इसका मतलब एडम भी, और यह कहकर वहाँ से रूम के अंदर आ जाती है और फोन में एडम का फोटो देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे एडम की चिंता हो रही थी क्योंकि ये लोग भी डिजर्ट में फंस चुके हैं। इधर बैन बहुत सारे बलून एकत्रित कर हवा में उड़ाने लगता है ताकि अगर कोई आसपास हो तो उन्हें देख ले, जबकि टॉम रेडियो को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इधर जूलियन सारा खाना इकट्ठा कर रही थी। अब कुछ देर बाद रेडियो पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये आदमी बताता है कि
मेरा नाम नूब है और मैं एक छोटी सी सबमरीन का कैप्टन हूँ। टॉम कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नूब कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी इस डेजर्ट में फंस चुका हूँ। मानो ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया इंसानों को खत्म करना चाहती है इससे पहले कि इंसान इसे खत्म करे। टॉम कहता है कि आपकी किसी और सर्वाइवर से बात हुई? नूब कहता है नहीं, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुके हैं। खैर छोड़ो, कुछ सिस्टमेटिक मूवमेंट्स देखे गए हैं जिससे पता चला है कि पोल्स फिर से रिवर्स हो जाएंगे और समुद्र वापस आ जाएगा। टॉम कहता है पर कब तक? नूब कहता है मेरे इंस्ट्रूमेंट से 1 हफ्ते में बहुत ही पावर लैंड होने वाला है, जितनी ऊंचाई पर पहुंच सको पहुंच जाओ। ये सुनते ही जूलियन दोनों बच्चों को बाहर निकाल देती है और कहती है कि आप कितने लोगों को एक्यूनेट कर सकते हो? नूब कहता है कि सबमरीन सिर्फ 3 लोगों के लिए बनी है। दरअसल मेरे दोनों पार्टनर मारे जा चुके हैं, इसीलिए मैं सिर्फ 2 ही लोगों को बचा सकता हूँ। ये दोनों कहते हैं कोई बात नहीं, आप बस हमारे बच्चों को बचा लो। और इस तरह नूब उन्हें अपने पास आने का रास्ता बता देता है। टॉम कहता है आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमसे सिर्फ 3 दिन दूर हैं। नूब कहता है मैं चैनल 16 पर कनेक्ट रहूंगा। टॉम कहता है चलो कम से कम कोई तो बंदोबस्त हुआ, हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना? और जूलियन का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि हमें ये करना ही होगा क्योंकि अपने बच्चों को बचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए ये दोनों बच्चों को नहीं बताते कि सबमरीन के अंदर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। अब ये लोग बोट में ही रुककर रात गुजारते हैं और सुबह ही जूलियन अपनी जरूरत की चीजों को पैक करने लगती है। इधर टॉम कुछ खाते हुए बाहर निकलता है तो उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है जो हाथ में भाला लिए बोट की ओर आ रहा था। इस अजीब से आदमी के साथ उसका एक कुत्ता भी था। अब टॉम बिना कुछ सोचे समझे पानी लेकर उस आदमी की ओर बढ़ने लगता है। तभी उन दोनों पर जूलियन की नजर पड़ती है और वो भी टॉम के पास जाने लगती है। टॉम उस आदमी से कहता है इतने दिनों बाद किसी को देखकर बहुत अच्छा लगा। ये अजीब सा आदमी अपनी भाषा में टॉम से पीने के लिए पानी मांगता है तो टॉम पीने के लिए पानी दे देता है। वो आदमी भाला नीचे रखकर पानी को पीने लगता है। पानी पीते ही वो आदमी टॉम के ऊपर उस बोतल से हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। टॉम पर हमला होते देख जूलियन भागती हुई आती है, बट उसके आने से पहले ही वो नीच आदमी भाले को उठाकर टॉम के पेट में खोप देता है और उसे मार देता है। टॉम को मरता देख जूलियन चीखने लगती है तो वो नीच आदमी उसके भी पीछे पड़ जाता है और भाले को फेंक उसे भी घायल कर देता है। जूलियन जैसे तैसे करके बोट पर चढ़ जाती है। जूलियन की ये हालत देखकर वो दोनों बच्चे कहते हैं कि माँ क्या हो रहा है बाहर? जूलियन कहती है कि बाहर एक आदमी ने तुम्हारे पापा को मार दिया। कैसी कहती है पर क्यों? जूलियन कहती है मुझे नहीं पता वो आदमी हमसे क्या चाहता है, इसीलिए ये गन लो, जब मैं कहूँ तब चला देना, ओके? तब तक के लिए तुम दोनों इसके अंदर छुप जाओ। वहीं ये नीचे आदमी गेट को तोड़कर बोट के अंदर आ जाता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है। इधर जूलियन बोट से निकलकर बाहर आ चुकी थी। तभी जूलियन पर उस आदमी का कुत्ता भौंकने लगता है और देखते ही देखते वो जूलियन पर हमला कर देता है। हमले में जूलियन उस कुत्ते को चाकू से मार देती है। वहीं आदमी जूलियन को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है और वो कुत्ते को मरा देख रोने लगता है। इधर जूलियन कुत्ते का काम तमाम करके फिर से बोट के अंदर आ जाती है। उसी बीच वो आदमी जूलियन को मारने लगता है। जूलियन को मारता देख कैसी और बैन आग बबूला हो जाते हैं और कैसी गन निकालकर उस आदमी को शूट कर देती है और इस तरह वो सभी बोट से निकलकर भागने लगते हैं। रास्ते में पड़े टॉम को देखकर वो सभी बहुत रोते हैं, बट अफसोस उस नीच आदमी की वजह से वो खुलकर रो भी न सके क्योंकि वो नीच आदमी अभी भी जिंदा था। उसको अपनी ओर आता देख वो तीनों माँ बेटे भागने लगते हैं। भागते भागते वो सभी एक पत्थर के पहाड़ पर रुकते हैं। बैन अपने पिता की मौत को लेकर अभी भी सदमे में था। कैसी बैन से पानी पीने के लिए कहती है, बट बैन है कि पानी पीने को भी मना कर देता है। जूलियन कहती है कि ऐसा मत करो बैन, पानी नहीं पियोगे तो चल नहीं पाओगे। कैसी कहती है कि शायद वो बलून की वजह से हमारे पीछे पड़ा, अगर बैन बलून नहीं उड़ाता तो। कैसी कहती है साई को बलून की वजह से हमारे पीछे पड़ा, अगर बैन बलून नहीं उड़ाता तो साई को हमारे पीछे नहीं आता। कैसी की ये बात सुनकर बैन अपने आप को दोषी समझता है अपने पिता की मौत का। जूलियन कहती है कि नहीं बैन, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बैन। मैं सब कुछ करूंगी तुम दोनों को बचाने के लिए, तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है। वहीं ये साइको अभी भी इनके पीछे ही आ रहा था। इसे नजदीक आते देख ये लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं। तभी वह देखती है कि पानी न पीने की वजह से बैन का गला सूख रहा है, बट अफसोस अब उनका पानी भी खत्म हो गया। कैसी कहती है कि शायद मैं बंद करना भूल गई। जूलियन कहती है कि ये क्या किया तुमने, हमारे पास अब पानी नहीं है, अब जिंदा कैसे रहेंगे हम लोग। कैसी कहती है पर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, हम वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाले। जूलियन कहती है कि तुम चुप रहो। कैसी कहती है पर मैं कुछ गलत नहीं कह रही, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम मरने वाले हैं, वो साई को हमें जरूर मार देगा, उसने डैड को मारा है, ऐसे ही एक एक करके वो हम सबको मार देगा, तो हम पानी बचाकर ही क्या कर लेंगे माऊ। आगे चलकर इन्हें एक प्लान नजर आता है, शायद तूफान में ये प्लान क्रैश हो गया था। ये लोग दौड़कर उसके नजदीक जाते हैं और उसका गेट खोलकर उसमें आज रात को
को बिताने का फैसला करते हैं। अब जूलियन अपने बच्चों को खाने के लिए खाना देती है और अपने पति की फोटो देखकर उसे याद करने लगती है। कैची कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि डैड चले गए। जूलियन कहती है कि हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है। अब सब रात बिताने के लिए प्लान में सो जाते हैं। तभी कैची को टॉयलेट लगती है तो अपनी माँ को बिना बताए प्लान से बाहर आ जाती है। वही मौके का फायदा उठाकर वो आदमी कैची पर हमला करने ही वाला था कि तभी जूलियन पीछे से उस आदमी को चाकू से कूद देती है अपने पति का बदला लेकर। जूलियन को अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह प्लेन से जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी के शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं, जिसे देख कैसी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जूलियन कहती है पता नहीं, पर मुझे लगता है कि किसी खूंखार जानवर का काम है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से तुरंत निकलना होगा। काफी दूर चलने के बाद जब बेन को प्यास लगती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और भागता हुआ गंदे पानी में अपना मुंह डाल देता है। बेन की इस हरकत से जूलियन काफी नाराज होती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है इस पानी से तुम बीमार पड़ सकते हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आगे कुछ ही दूरी तय करने पर ही बेन की तबीयत खराब हो जाती है। अब ये लोग धूप और तेज हवा से बचने के लिए वहाँ पड़े गार्बेज का इस्तेमाल करते हैं। जूलियन बेन को इंजेक्शन लगाती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। अब ये लोग एक घर बनाकर उसके अंदर छिप जाते हैं। ये सभी सो रहे थे कि तभी जूलियन को कोई आवाज सुनाई देती है और वह बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि कुछ है जो तेजी से इनकी तरफ आ रहा है। जिसके बाद वह बिना टाइम लिए अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। एक शिप के पास पहुँच जाते हैं जहाँ कुछ कंटेनर से खाने पीने की चीजें निकाल रहे थे। इन तीनों को अपनी ओर आता देख एक औरत कहती है कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तभी उनके साथ का एक आदमी कहता है कि हमें किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने इनकी मदद की तो हम भी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और ये कहकर वो सभी कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और उसे अंदर से लॉक कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे केकड़े उनका पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए ये तीनों कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जूलियन जख्मी हो जाती है। इधर कंटेनर्स के भीतर छुपे लोग केकड़ों से काफी देर जद्दोजहद करते हैं। केकड़ों की तादाद ज्यादा होने के कारण वो उन्हें मार देते हैं। इधर जूलियन जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह तेज धूप भारी आंधी चलने लगती है। जूलियन देखती है कि वहाँ बहुत सारे हथियार हैं तो ये लोग उन्हें उठा लेते हैं और कंटेनर्स के अंदर आ जाते हैं। अब जूलियन जख्मी हुए पैर को लेटर से जलाने लगती है जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। अब ये लोग उस कंटेनर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जूलियन फोन निकाल कर नूब पर फोन मिलाती है, यानी उस सबमरीन के कैप्टन के पास जिसके पास वो जा रहे हैं। नूब कहता है कि इस टाइम तुम कहाँ पर हो? जूलियन कहती है कि हमें नहीं पता हम कहाँ पर हैं, वैसे भी कल रात हम लोगों पर अटैक हुआ था। नूब कहता है कि हाँ वो तो मुझ पर भी हुआ था। जूलियन कहती है कि वो सब क्या था? नूब कहता है जब समुद्र हट गया तब वैज्ञानिकों ने एंथ्रोपोस डैमेज से ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया और उसी की वजह से वो लोग पागल हो रहे हैं, उनके लिए खाना नहीं बचा इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वैसे अभी भी तुम लोग चारों। जूलियन कहती है नहीं, बच्चों से दूर जाकर कहती है कि तुम सिर्फ मेरे बच्चों को बचाइए। नूब कहता है तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से समुद्र जल्दी वापस आ रहा है। जूलियन कहती है कितना टाइम बचा है? नूब कहता है बस कुछ ही घंटे। जूलियन कहती है ठीक है, पर मुझे पता नहीं हमें किस तरफ जाना है। नूब कहता है कि तुम सब लोग आसमान की तरफ देखो। फिर वह अपनी फायर गन से हवा में फायर करता है जिसे बेन देख लेता है। अब उन्हें सबमरीन की लोकेशन का पता चल चुका था और सभी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सबमरीन दिखाई पड़ती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें इन बड़ी बड़ी खाइयों को पार करना होगा। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पत्थर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें देख जूलियन अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरी तरफ ढकेल देती है, जबकि वह खाई की इस तरफ फंस जाती है। जूलियन कैसी से कहती है कि तुम अपने भाई को लेकर सबमरीन के पास चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब कैसी बिना कुछ सोचे समझे बेन को लेकर सबमरीन के पास आ जाती है। कैसी नूब को देखकर कहती है कि ये सब क्या हो गया कैप्टन? कैप्टन कहता है कि मेरा खेल खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम दोनों अंदर चले जाओ। कैप्टन की ये बात सुनकर कैसी अपनी माँ को लेने चली जाती है क्योंकि सबमरीन में 3 लोग आ सकते हैं, इसीलिए वह अपनी माँ को लेने चली जाती है। इधर जूलियन पर वो क्रीचर हमला कर देते हैं, लेकिन जूलियन उन सभी को गन की मदद से एक एक करके मारती रहती है। गोली खत्म होते ही जूलियन रोने लगती है क्योंकि वह जान चुकी थी कि अब वो मरने वाली है। हर समय रहते कैसी वहाँ पर पहुंच जाती है और अपना हाथ देकर उसे ऊपर खींच लेती है। इधर बेन उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था, वहीं जूलियन और कैची भी कुछ ही देर में वहाँ आ जाते हैं और अब सब लोग सबमरीन के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उससे पहले कि क्रीचर उन पर हमला करते वो लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। वहीं उनके घुसते ही समुद्र ऊंची लहरों के साथ वापस आ चुका था। समुद्र की लहरों को देखकर जूलियन उन दोनों से कहती है कि सब लोग बैठ जाओ। अब ये सभी लोग अपने आप को अच्छे से बंद कर लेते हैं। जैसे ही समुद्र की लहरें सबमरीन से टकराती हैं तो ये लोग बेहोश हो जाते हैं। किनारे के पास आते ही जूलियन देखती है कि अब सब
कुछ शांत हो चुका है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने एक खंडर बन चुका एक गाँव है, जिसे इस तूफान ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग जिंदा बच गए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए